वंदे मातरम साथी। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे हजारों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो हो भारत में ही आना। ऐसी कामना करने वाले भारत के एक सच्चे सपूत को आज हम सब याद कर रहे हैं। आज 20 अगस्त है और आज जन्म दिवस है पंडित मांगेराम वत्स का, और मैं उनकी पौत्री गार्गी आज इस मौके पर उनके जीवन के पुस्तक के कुछ पन्ने खोल रही हूँ। कुछ भी कहने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मातृभूमि सेवा संस्था का, जिन्होंने हमें यह मंच दिया कि हम पंडित मांगेराम वत्स जी के जीवन से जुड़े कुछ पहलू आपसे साझा कर सकें। यह संस्था बच्चों के चरित्र निर्माण, समाज सुधार व राष्ट्रीय जन जागरण के लिए समर्पित है। मैं गरीबों का दिल हूँ, वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां। यह मिशरा पंडित मांगेराम वत्स जी के जीवन का सार है। पंडित मांगेराम वत्स जी का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर के गांव मांजोठी में हुआ। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण परिवार में अपनी आंखें खोली, अतः गरीबों से हमदर्दी उन्हें घुट्टी में मिली। उनके पिताजी का नाम पंडित हजारीलाल वत्स व माता का नाम श्रीमती भूरा देवी था। पंडित जी ने अपनी माता से निडरता एवं वीरता और पिता से सहिष्णुता एवं गंभीरता ग्रहण की। आज के इस मौके पर पंडित जी के पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार वत्स अपने दादा और दादी को याद कर रहे हैं। बताइए, मेरे दादाजी बहुत ही सौम्य स्वभाव के इंसान थे और पहले वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे हमारे घर में, और दादी भी गृहिणी थी एकदम, लेकिन दादी जो है वो बहुत ही निडर थी। और हमारे पिताजी के अंदर दोनों का ही वो स्वभाव इतना ही बराबर का था, अगर जितने कोमल थे तो और निडर तो थे ही थे, क्योंकि निडरता तो हमने क्या सारे जगत ने देखी है। वो आज वो चाहे कोई उनको याद करे ना करे वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी निडरता को तो याद करते ही करते हैं आज भी। अगर गांव के लिए या गौहंड के लिए कोई भी काम होता था तो सबसे पहले सिर देने के लिए तैयार रहते थे। ना किसी गवर्नमेंट का डर होता था, ना किसी इंसान का। बहुत ही निडर आदमी थे। पंडित जी का असल राजनीतिक कैरियर हिसार से ही शुरू हुआ था, और वहाँ से पंडित जी कीर्ति अखबार निकलता था सोशलिस्ट पार्टी का, और कॉमरेड रामकिशन जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी हुए हैं, उनके हाथ से वो पकड़ा गया था। उनके साथ जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो तब ये पता लगा था कि ये कहाँ से पब्लिश होता है, तो उसके लिए भी पुलिस घर आई थी देखने के लिए, मतलब तलाशी के लिए। तो पिताजी ने वो बुक की तरह बाइंड करवा रखा था बाकायदा, जल्द चढ़वा करके। तो जैसे ही पुलिस अंदर आई तो दादी जो है वो बड़े, उसने पहले वही पुलिस वालों ने वही उठाई फाइल। तो दादी ने उनके हाथ से कहा, भाई ये तो जो है मेरे बेटे की पढ़ने की किताब है, ये दे। तो उन्होंने बड़ा, वो छीन नहीं रहा से, जैसे छीना झपटी करते हैं जो हाथ में से अपना, वो छीन ली और बोले माता जी कोई बात नहीं, पढ़ने वाली है तो ये लो। उन्होंने अपने हाथ आराम से रख दी वो फिर फाइल। और वो मतलब जो है संकोच नहीं था, बड़े ही निडर टाइप की थी, और जो है वो बस और कोई चीज मिलनी ही नहीं थी। पंडित मांगेराम वत्स ने अपनी शिक्षा 12 वर्ष की आयु में आरंभ की। गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल हाई स्कूल रोहतक से शिक्षा प्राप्त की। 7वीं कक्षा के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार उनके ही विद्यालय में उनके एक अध्यापक पंडित ब्रह्मदत्त जी के हाथों संपन्न हुआ।
पंडित जी स्वयं लिखते हैं कि उस दिन से उन्होंने अपने उन अध्यापक को अपना गुरु और मार्गदर्शक मान लिया। पंडित ब्रह्मदत्त जी लाला लाजपत राय के भक्त थे। उनकी इस देशभक्ति का पंडित मांगेराम वत्स पर भी काफी प्रभाव पड़ा। उन दिनों रोहतक में अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों की सभाएं होती रहती थी और पंडित जी कभी बताकर और कभी छुपकर उन सब सभाओं में जाया करते थे। ऐसी ही एक सभा में 1921 में जब गांधी जी रोहतक में दूसरी बार आए तो उनके आदेश अनुसार अपने दूसरे साथियों की तरह अपनी शिक्षा छोड़कर पंडित जी भी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। इसके बाद 4 मई 1923 को उनका विवाह माचडोली की श्रीमती लाडू रानी से हुआ। श्रीमती लाडू रानी के बारे में उनके पुत्र कुछ कहना चाहते हैं। माता जी भी एकदम गृहिणी, साधारण गृहिणी थी, लेकिन मालिक ने उनको भी निडरता ऐसी दे रखी थी और सेल्फ डिसीजन लेने के लिए अचानक अगर कोई निर्णय लेना पड़े तो कैसी विपत्ति वाली स्थिति हो तो उसमें बहुत सटीक निर्णय लेती थी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा भाई, क्योंकि पिताजी तो 62 तक जेल यात्राएं करते रहे कांग्रेस के टाइम पे भी, तो उस समय अक्सर पुलिस आ जाती थी किसी न किसी बहाने से तलाशी लेने के लिए। तो जो धन्वंतरी जी ने पिताजी को रिवॉल्वर दिया था वो रिवॉल्वर ऊपर ही रखा था और माता जी ने सोचा भाई ये तो जो है आज पकड़ा जाएगा, तो माता जी ने ये बहाना करके भाई मैं अपने खाना एक तरफ रख देती हूँ, 2 मिनट का समय दो, फिर आप जो है किसी की बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको इजाजत है मेरी तरफ से, आप जो है मर्जी चाहो जितने मर्जी जाओ और लो खूब तक तलाशी लो। तो माता जी ने वो रिवॉल्वर उठा के और जिस तवे पर रोटी बना रही थी उस तवे पर रिवॉल्वर रखा और दूसरा तवा साथ रखा था पुराना, वो उसके ऊपर रख दिया, बोले जी आप जाओ। और पुलिस कहाँ अब भाई रिवॉल्वर को कोई ऐसे रखेगा, तो मतलब कुछ नहीं मिला था वहाँ। मतलब ये कहानी इसीलिए बताई है माता जी को काफी अपना सूझबूझ से काम लेती थी। पंडित जी के अपने शब्दों में जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहे, अगर सच पूछा जाए तो मेरी जिंदगी में भूखमरी, गरीबी, लाचारी व दुख तकलीफ से जिस कदर उसे 2-4 होना पड़ा उतना मुझे भी नहीं होना पड़ा। तो पंडित जी भी जानते थे इस बात को। अपने विवाह के बाद पंडित जी ने टेरिटोरियल फोर्स और अजमेर पुलिस में कुछ समय तक काम किया। उसके बाद अपने ही गांव में अध्यापन कार्य किया। पंडित जी के परिवार में उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। उनकी एक बेटी जिनका नाम सुशीला था 3 वर्ष की आयु में ही गुजर गई थी जब पंडित जी जेल में थे। पंडित मांगेराम वत्स जी ने नौजवान भारत सभा की सदस्यता ग्रहण की और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल हो गए। पंडित जी को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। शायद इसीलिए वे अपने जीवन में बहुत से समाचार पत्रों से जुड़े रहे। उदाहरण के तौर पर हरियाणा तिलक जो झज्जर और बाद में रोहतक से निकलता था, वे उसके सह संपादक थे। उसके बाद बाल्शविक और लाल ढिंढोरा नामक पत्र जो गुप्त रूप से निकाले जाते थे और उर्दू के समाचार पत्र थे, पंडित जी उनके संपादक और प्रकाशक थे। पंडित मांगेराम वत्स ने 1929 में एक प्रेस लगाई और अपना स्वयं का एक साप्ताहिक समाचार पत्र आरंभ किया। उन्होंने उसका नाम रखा शिवाजी। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पंडित मांगेराम वत्स ने अपने समय के अपनी गतिविधियों, अपने कार्यकलापों और अपने मनोभावों को अपने संस्मरणों के रूप में कलमबद्ध किया है, किंतु वो सब उर्दू में था।
उनके ज्येष्ठ पुत्र पंडित महेंद्र प्रताप वत्स उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे, तो उन्होंने अपने साथियों जैसे कि केसी यादव जी के साथ मिल करके उन संस्मरणों का अनुवाद हिंदी में किया है। यह उन्हीं की कोशिशों का फल है कि आज हम पंडित जी के जीवन से जुड़े बहुत से तथ्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। पंडित जी की बहादुरी का लोहा तो उनके साथी भी मानते थे। वे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह के साथियों में से थे। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उसी समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। पंडित जी को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका जमकर विरोध किया, यहां तक कि डॉक्टर सत्यपाल की सभा में चाचा भतीजा कहां छोड़ आए शीर्षक से वार्षिक पत्र फेंकने वाले भी स्वयं वत्स जी ही थे। जब हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो उनकी शहादत से जुड़ा हुआ एक किस्सा मुझे याद आता है, जो मैंने अपने पिताजी के मुख से बार बार सुना है। पिताजी से अक्सर सुना करते थे, जब वो गांव के साथी आगे पूछते थे दादा ये किस्सा कैसे है, तो उस समय उनकी जबानी ही सुना था। आगे एल्बर्ट पार्क में जब दादा लेटे हुए थे तो जिस आदमी ने मुखबरी की थी उस आदमी को खत्म करने के लिए पंडित जी की ड्यूटी लगाई गई, पिताजी की यानी कि कॉमरेड मांगीराव वत्स की ड्यूटी लगाई गई और उनको ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस आओ आप यहाँ। ऑफिस जाते हैं उनको एक लेटर था आया, ये लेटर लो और ये जाके क्लॉथ मार्केट में फला आदमी है उनको दे देना, दिल्ली क्लॉथ में दिल्ली। वो दिया उनको। सिंगला साहब थे कोई, उन सिंगला साहब को लेटर देकर वो उस आदमी के पास ले गए, एक और आदमी के पास ले गए जो वॉरियर के नाम से जाना जाता था। और वो वॉरियर पिताजी को लेकर के किसी और दूसरी गली में गए। वहाँ पहले उसने खाना खिलाया, खुद खाया और एक सूटकेस टाइप का वो दिया, अब भाई ये लो। उसमें एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और दोनों के ढेर सारे कारतूस। वो पिताजी को दे के विदा किया, भाई आप जाओ। पिताजी उसको लेकर के और बता दिया गया था, वहाँ से ये सूचना भी मिली थी कि भाई हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक वो भिवानी गया हुआ है, क्लॉथ मिल है भिवानी में कोई आपके, वहाँ उनके एरिया के कुछ आदमी हैं उनके पास गया हुआ है। तो पिताजी भिवानी मिल में पहुँचे, वहाँ जो साथी थे उनसे पता किया, हाँ पंडित जी आया, यहाँ से चला गया और झांसी तक जो है पिताजी ने उसका पीछा किया, लेकिन बदकिस्मती से वो बच निकले, जिसका पछतावा पंडित जी को आखिरी समय तक रहा है। आहुति देने से भारत माँ का यह सपूत कभी भी पीछे नहीं हटा। पंडित जी ने कई बार जेल यात्राएं की और अलग अलग तरह की यातनाएं सही। पहली बार 1930 में मॉन्टगोमरी जेल में रहे, दूसरी बार 1932 में लाहौर किले में बंद थे। वहां से रिहा होने के बाद 4 महीने तक हिसार पालिका सीमा में नजरबंद रहे। तीसरी गिरफ्तारी उनकी 1940 में हुई, उसके बाद 1942 में। इसके अलावा बीच बीच में कई बार दिल्ली से निकाले गए। उस समय लाहौर किले के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस जेल में जो भी जाता है वो कभी जिंदा बच के नहीं आता, और अगर किसी तरह वहां से बचकर आ गया तो फिर कुंदन बनकर ही निकलता है। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि पंडित जी को उस इलाके में उनको चाहने वाले लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं। उन्हें कामरेड मांगेराम वत्स, कामरेड वत्स और बम पार्टी वाले वत्स के नाम से भी जाना जाता है। आप राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। आप
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। 1937 के चुनावों में आपने सर छोटू राम का मुकाबला किया और बहुत कम वोटों से हारे थे। कुछ समय तक आप कांग्रेस में बने रहे। उसके अलावा नौजवान भारत सभा, फिरती किसान पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, अंततः कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से आप अपनी मातृभूमि की सेवा करते रहे। स्वतंत्रता के बाद आपने जन सेवा का कार्य अपनाया, जो आप जीवन पर्यंत करते रहे। पंडित मांगेराम वत्स का देशभक्ति का जज्बा कितना सशक्त था और गरीबों की सेवा करने का व्रत कितना गहरा था, इसका पता उन शब्दों से चलता है जो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री महेंद्र प्रताप वत्स को 25 अप्रैल 1985 को कही। इसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। आप चाहते थे कि आपका अंतिम संस्कार आपके पौत्र के हाथों से हो। आपने जीवन भर खद्दर पहना, इसलिए आप चाहते थे कि आपका कफन खद्दर का बनाया जाए। आपके अर्थी पर तिरंगा और लाल दोनों झंडे डाले जाएं, तिरंगा छाती पर और मुंह की तरफ। आपको जलाने से पहले दोनों झंडे उतार लिए जाएं ताकि उनका अपमान न हो। आपकी यह भी इच्छा थी कि आपकी अस्थियों को आपके गांव के 5 जोड़ों यानी तालाबों में विसर्जित कर दिया जाए, ताकि आप अपनी मिट्टी की उसी तरह से सेवा करते रहें मरणोपरांत भी, जिस तरह से जीवन में करते रहे। इसके बाद 27 अप्रैल 1985 को पंडित मांगेराम वत्स इस नश्वर संसार से विदा हो गए। आज भी हम सबके बीच नहीं, पर कोई कैसे भूल सकता है उस शख्सियत को। आज उनका जन्म दिवस है और इस मौके पर हम सब उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। पिताजी काफी डिसिप्लिन लाइफ जिए, तब तक जिए। सुबह उठना और डेली घूमने जाना था, 3-4 किलोमीटर तक घूम के आते थे। और कहीं भी जाना होता था तो पैदल चलना ही ज्यादा प्रेफर करते थे। और शेविंग फौजियों की तरह बिल्कुल टाइम पे ही, मतलब हर चीज को टाइम पे और मेंटेन रखना। जैसे दांत आखिरी दिन तक जो है वो उनकी वो दिनचर्या एज इट इज रही। जैसे आप एक पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा कई अखबार पढ़ते थे दिन में, और जब अखबारों से वो हो जाता था भाई ये तो पढ़ लिए, तो उसके बाद अपने बुक्स जो वो पूरी लाइब्रेरी बढ़ा रखी थी उन्होंने, वो बस उसमें से, और उसमें मेरी ड्यूटी सिर्फ एक थी, इतवार की इंतजार करते थे, उस संदूक से निकलवाते। अब भाई सोल्डे, मुझे सोल्डा कहते थे प्यार में, और जो है कहते इसको निकाल, इन 4 पहियों को लगा वहां धूप में, और सारी बुक्स को वहां लगा, तो उनको धूप लगा के और उसको उठवा के और अपने हाथ से रखवाते थे, इसको यहाँ लगा, इसको यहाँ लगा। यानी कि उनको अगर कोई बुक निकालनी होती थी तो बाकायदा वही बैठे बैठे 4 पाई भी बताते थे, फला उस रो में देख, वो जो रखवाई थी ना इस साइड से ये रो देखना, उसमें मिलेगी वो। तो पढ़ने लिखने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, इसीलिए वो चाहते थे कि मेरे बच्चे भी कम से कम पढ़े लिखे। और जो है एक जातिवाद से इतना ऊंचे थे आगे, बस हम भी कई दफा हैरान होते हैं, पिताजी ऐसा करते थे। जैसे उदाहरण के लिए भी हमारे यहाँ जो काम करने आती थी, झाड़ू वगैरह लगाने आती थी,
वो अपने पोते को साथ लेके आई थी और पिताजी खाना खा रहे थे। तो उसने उसको कहा, दादा ये आपका पोता है, कभी हाथ ना लगा दे, ध्यान रखियो। वो बोला अच्छा। तो वो तो अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। पिताजी ने उसको खुद अपने उल्टे हाथ की तरफ खड़ा किया और उसको खाना खिलाया। उसी हाथ से आप खाया, उसी से उसको खिलाया। तो खुद देख के बहुत हैरान हुई थी। बोली, दादा ये आपका पोता है। अरे जब बावली तो अपने मुंह से कह रही है कि मेरा पोता है, फिर दादा कैसे खा सकता है उसके बगैर। और भाई मेरे सामने कम से कम ये वो मत किया करो। जब मेरा पोता है तो मैं अपने पोते को खिला रहा हूँ। तो पुनरी तो बहुत ही एकदम सादा स्वभाव और उच्च विचार। तो ऐसे थे पंडित मांगेराम वत्स। पंडित मांगेराम वत्स मेरे दादाजी थे। मैं उन्हें प्यार से बाबा जी कहती थी। तो ऐसे थे मेरे बाबा जी। और अंत में उन्हीं के शब्दों में, वतन के जो काम आए उसी का वतन है, लहू से जो सींचे उसी का वतन है। वंदे मातरम।